हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा और गमराज का 2 in 1 कॉमिक विशेषांक शैतान राग। शैतान राग। कहते हैं मुंबई की सड़कों की रौनक रात होते ही होती है, क्योंकि रात होते ही मुंबई की सड़कों पर आकाश के सितारों के साथ साथ धरती के सितारे भी नज़र आने लगते हैं। सड़कें भीड़ से भरने लगती हैं, लेकिन फिल्मी दुनिया के साथ साथ अंडरवर्ल्ड के लिए भी मशहूर मुंबई की कुछ सड़कों पर ऐसा भी होता है। दुकान बंद करो, खोमचा उठाओ, भागो, जल्दी भागो रे जल्दी। मुझे भी अपनी दुकान बंद करके भागना होगा। आज दुकान जल्दी बंद कर दी साहब। हाँ, लगता है कोई अंडरवर्ल्ड का बड़ा बड़ा भाई आ रहा है। देख नहीं रहा कैसे फटाफट दुकानें बंद हो रही हैं। तू गाड़ी भगा यहाँ से, भागो। शंकालू को भी वहाँ से भागने की जल्दी थी। गुरु, जल्दी निकलो यहाँ से। अगर हम कुछ देर और रहे तो मुझे शंका है कि मेरी बीवी रतालू अपना जन्मदिन नहीं, मेरा मरण दिन मनाएगी। तू तो वैसे ही जल्दी कर रहा है यार, कम से कम रुककर देख तो लेते कि आखिर वह कौन है जिसके आने के डर से पूरी सड़क मिनटों में खाली हो गई है। अगर हम उसे देखने रुक गए तो रतालू बिना कुछ देखे मुझ पर हमला कर देगी, क्योंकि उसने अपने जन्मदिन का केक काटने का 9 बजे का टाइम फिक्स कर रखा है और 9 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। अगर 5 मिनट में हम घर नहीं पहुँचे तो तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं तो ज़रूर ऊपर पहुँच जाऊँगा। उफ, चल रहा हूँ भाई। वह ना दिखे इसलिए लोग भागे जा रहे थे। अब सारी सड़क खाली थी। गमराज जिसे देखने की इच्छा दबाए जा रहा था, सन्नाटे से भरी हुई जल्द ही सड़क पर व्याप्त तो सन्नाटे की छाती पर वह दस्तक हुई, ठक, उन भारी भरकम बूटों की। और फिर गूंजा वह ठाका। सन्नाटा, चारों तरफ सन्नाटा, कोई कहीं कोई आवाज़ नहीं, कहीं कोई साज नहीं। लेकिन इस तरह सड़कें सुनसान करके अपने घरों में घुस कर क्या लोग मेरे कहर से बच पाएंगे? नहीं नहीं। क्रंच। नहीं, अरे ये आवाज़ कैसी? ये गटर के ढक्कन के हटने की आवाज़ थी। और मुंबई को जानने वाला हर शख्स ये अच्छी तरह जानता है कि मुंबई में जब गटर का ढक्कन अपनी जगह से हटता है तो वहाँ नज़र आता है डोगा। मेरे दोस्त कुत्तों ने खबर दी थी कि इस इलाके में किसी के आने का इतना आतंक फैला हुआ है कि सारी दुकानें बंद हो गई हैं, सड़कें खाली हो गई हैं, लोग दुम दबाकर अपने अपने घरों में जा छिपे हैं। आखिर कौन है वो जिसके आने से ऐसा हो रहा है? अपने इस जिस्म पर लदा बारूद उसके सीने में भरकर उसके आतंक को ख़त्म करने आया हूँ मैं। कहाँ है वह? उस आतंकी की तलाश में दौड़ी डोगा की नज़र सड़क पर मौजूद उस आदमी पर जाकर ठहर गई। सड़क पर इस समय वह इकलौता आदमी मौजूद है, वही मुझे बताएगा किसके आतंक से यह सड़क खाली है। मेरे। जवाब डोगा को अविश्वास की दुनिया में पहुंचाने वाला था। तुम्हारे आतंक से ये सड़क खाली हो गई? मजाक मत कर मेरे भाई। तेरे में ऐसा क्या है जिससे लोग डर कर भागे? चुईया सा मुँह, तिनके ऐसा शरीर जो फूंक मारने से भी डोलने लगे। उफ। विश्वास नहीं होता तो देख मेरी फूंक का कमाल। अच्छा हुआ मैंने अपनी फूंक बंद कर दी, नहीं तो पता नहीं उससे उड़कर तू कहाँ का कहाँ गिरता। इसलिए अब मजाक छोड़ और सीरियस हो जा। हाँ, अब तो सीरियस होना ही होगा। तूने मुझे अपनी फूंक का कमाल दिखाया, अब मैं भी तुझे अपनी फूंक का वह कमाल दिखाता हूँ जिसे देखने के बाद तेरी समझ में आ जाएगा कि आखिर क्यों मेरे आने से सड़कें और गलियाँ सुनसान हो जाती हैं, क्यों हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। उसने अपने हाथ में थमे उस छोटे से वाद्य यंत्र को अपने मुंह से लगा लिया, और जैसे ही उसने अपने मुंह से लगे उस यंत्र को फूंकना शुरू किया, वैसे ही ओह, ये मुझे क्या हो रहा है। डोगा जब तक कुछ समझ पाता तब तक उसके हाथों से उसके हथियार निकल गए और बू, उसका जिस्म थिरक उठा। उसके यंत्र से निकलने वाली यह आवाज़ कैसी आवाज़ है जिसने मुझे थिरकने के लिए मजबूर कर दिया है। मेरे हाथ हथियार उठाने के लिए नहीं, नाचने के लिए उठ रहे हैं। उफ। डोगा को नाचने के लिए मजबूर करने वाली वैरागी के यंत्र की वह आवाज़ अलग अलग आदमी पर अलग अलग तरीके से असर डाल रही थी। इसकी तो सारी हड्डियाँ टूटी हुई हैं, फिर भी यह खड़ा होकर डांस कैसे करने लगा? ये इस अजीब से संगीत का असर है जो यहाँ गूंज रहा है, यही से नाचने के लिए और मुझे सिर फोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। कमाल है, मुझे तो इस आवाज़ से कुछ नहीं हो रहा। ये तेरी बीवी को अचानक क्या हुआ शंकालू? केक काटती काटती चीख मारकर रसोई की तरफ क्यों भाग खड़ी हुई?
वो या। हैरान गमराज भी था। मुझे शंका है ये पागल हो गई है गुरु। उसके पीछे रसोई में चलकर देखते हैं। अरे ये तो अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल रही है। उसे रोको गुरु। मुझे शंका है कि जो मिट्टी का तेल वह अपने ऊपर डाल रही है उससे माचिस गीली हो जाएगी। और अगर माचिस गीली हो गई तो वह जलेगी नहीं, और अगर माचिस जलेगी नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्या मतलब? मतलब ये कि उसे रोको गमराज भैया, नहीं तो मेरे बच्चे अनाथ और मैं विधवा हो जाऊंगा। गमराज तेजी से आगे बढ़ा। ये क्या कर रही हो भाभी? छोड़ दो मुझे। जो आवाज़ मेरे कानों को फाड़े दे रही है उससे बचने के लिए मैं जलकर मर जाऊं तो ही अच्छा है। आवाज़? किस आवाज़ की बात कर रही है ये? यहाँ गूंजती संगीत की आवाज़ की, जो हमें तो अच्छी लग रही है लेकिन तेरी बीवी के दिमाग की नसें फाड़े दे रही है। कहाँ से आ रही है ये संगीत की आवाज़? मैं देखता हूँ, तू अपनी बीवी को पकड़। क्यों ऐसे में भी मजाक कर रहे हो गुरु? इस हाल में तो ये मेरे फरिश्तों से पकड़ में भी नहीं आएगी। उसे पकड़ने के लिए अपने बच्चों की मदद ले और उसके दोनों कानों में उंगली डालकर बैठ जा। संगीत की आवाज़ इसके कानों में नहीं पहुंचेगी तो इसे आराम मिलेगा। मैं भी अपने कानों का इंतज़ाम करने के लिए रुई अपने साथ ले लेता हूँ। बाहर का दृश्य गमराज की कल्पना से परे था। अरे ये तो डोगा है, लेकिन ये तो ऐसे नाच रहा है जैसे बारात में आया। लेकिन बारात है कहाँ? गमराज को बारात तो नहीं, वैरागी ज़रूर दिखा। वह सीकड़ी कोई वाद्य यंत्र बजा रहा है जिसकी धुन डोगा को नाचने के लिए मजबूर कर रही है। इसी यंत्र की आवाज़ ने शंकालू की बीवी को भी पागल किया है। इसे इस यंत्र को बजाने से रोकना होगा और उस यंत्र को इसके हाथ से छुड़ाना होगा। ताक ओ! वह आग बबूला होकर गमराज की तरफ पलटा। तो ना वैरागी के साज को तोड़ा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लगता है तुझे अपने शरीर में मौजूद डेढ़ पसली की कोई चिंता नहीं है, जो तू उन्हें भी तड़वाने की सोच रहा है। गमराज के उस वार से हवा में उछले वैरागी की पसलियां नीचे गिरकर सचमुच टूट जाती अगर उसे वे दो हाथ हवा में ही कैच नहीं कर लेते तो। लेकिन उन हाथों में भी उसकी पसलियां कहाँ सलामत रहने वाली थीं। वे डोगा के हाथ जो थे। तूने डोगा को नचाया, तुझे तो मैं कन्ने की तरह भाग तोड़ डालूंगा। उसे उधर नहीं इधर फेंको डोगा। इसे किक जड़कर मैं भी फुटबॉल का मजा लूँगा। इसकी वजह से मेरे बच्चे अनाथ होने जा रहे थे। किक तो इसे मैं भी चढ़ूंगा गुरु, किक। उस वाद्य यंत्र की धुन बंद होने के बाद शंकालू भी अपनी पत्नी को छोड़कर वहां आ पहुंचा था। मुझे धोबी का गधा समझकर धुन रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दूसरे ही पल ये तो गला फाड़कर रोने लगा गुरु। रोको इसे, वरना मुझे शंका है कि इसके आंसुओं में सारी मुंबई डूब जाएगी। मुझे तो नहीं लगता कि ये रो रहा है। मुझे भी नहीं लगता। कुछ गड़बड़ है। बा! अरे ये क्या? ये इसके साथ साथ शंकालू भी हलक फाड़कर रोने क्यों लगा? ओ आई! ये शंकालू को क्या हो रहा है? एस पर मेरे वो शैतान राग का असर हो रहा है, जो अब इस मिनी टेप रिकॉर्डर से लगातार इसके कानों में पहुंचकर इसे ऐसा शैतान बनने के लिए मजबूर कर रहा है जो तुम दोनों की खाल उधेड़ कर रख देगा। आई! भड़ाक! ये इसने मेरे दोस्त शंकालू को क्या बना डाला? उसने तुम्हारे दोस्त को क्या बना डाला ये सोचना छोड़ो और अपने दोस्त से बचने की सोचो, वरना वह तुम्हें लाश जरूर बना डालेगा। हा, बच नहीं पाओगे। बा! जब तक शैतान राग इसके कानों में गूंजता रहेगा तब तक इसके दिल और दिमाग में तुम्हें लाश बनाने की इच्छा जोर मारती रहेगी। लेकिन मेरी इच्छा सिर्फ तुम दोनों ही को ही बर्बाद करने की नहीं है। मैं तो अपने रागों से इस पूरे शहर और पूरे देश को बर्बाद करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वह जा रहा है डोगा, हमें उसे रोकना होगा। हाँ, लेकिन पहले इसकी सांसें तो रोक दूँ। ये तुम क्या कर रहे हो डोगा? तुम इस पर गोली नहीं चला सकते, ये मेरा दोस्त है। तबाही मचाने वाला सिर्फ तबाही का ही दोस्त होता है गमराज, और तबाही के हर दोस्त का डोगा सबसे बड़ा दुश्मन है। ओह नहीं डोगा, मैं शंकालू को तुम्हारी गोलियों का निशाना नहीं बनने दे सकता। तुम ठहरो, मैं उसे ठीक करने के लिए कुछ करता हूँ। शंकालू रुक जा। उफ! शैतान से बंदूक की नाली गोली की बोली ही समझते हैं। मैं तुम्हें इसे समझाने का सिर्फ एक मौका दे रहा हूँ। अपनी बोली से समझाने की कोशिश कर लो। जब डोगा को लगेगा कि तुम हार रहे हो तो फिर उसकी बंदूक बोलेगी। मुझे यामुंडा को बुलाना होगा। यामुंडा! आज्ञा स्वामी। इसका दिमाग ठकाने लगा, लेकिन बहुत ध्यान से। इसे कोई गंभीर चोट नहीं लगनी चाहिए। ठीक है स्वामी। धड़ाक धड़ाक!
स्वामी से दूर हट जा भाई, और दूर। स्वामी ने अगर तेज टक्कर मारने से मना ना किया होता तो अपनी इस टक्कर पर बिठाकर मैंने इसे कोलकाता पहुंचा दिया होता। धड़ाक। लेकिन शैतान शंकालू को तेज टक्कर मारने के लिए किसी ने नहीं रोका था। स्वामी! क्या करूं स्वामी, तेज टक्कर जड़ूं क्या? नहीं यमुंडा नहीं। औरों के गम में गमगीन होने वाला शंकालू भला शंकालू को दुख पहुंचाने का हुक्म कैसे देता? वह तो चीख चीख कर सिर्फ एक ही बात कह रहा था, कुछ कर यमुंडा, इसे आराम से वश में करने के लिए कुछ कर। क्यों उस मासूम भैंसे को मरवाने पर उतारू हो? मैं उसे आराम से वश में करने का इंतज़ाम कर सकता हूँ। उसके सीने में कुछ गोलियाँ उतार कर। बोल, करूँ? उफ! इधर डोगा शैतान बने शंकालू के शरीर में बारूद भरने के लिए उतावला है, और उधर शैतान शंकालू से बुरी तरह पिटता यमुंडा उस पर जोरदार वार करने की आज्ञा मांग रहा है। क्या करूं? कैसे उस शंकालू को शांत करूं जिसे वैरागी के अनोखे शैतान राग ने शैतान बना दिया है? ओह, शैतान राग! शंकालू को बचाने का एक रास्ता है। गमराज लपक कर डोगा तक पहुंचा। ज़रा अपनी गन तो मुझे देना डोगा। मेरी गन? यानी तुम्हें समझ में आ ही गया कि तुम्हारे शैतान दोस्त की गोली की बोली से ही ठीक किया जा सकता है? हाँ डोगा। थाए थाए! शंकालू गोली से ही ठीक होगा, लेकिन उस गोली का निशाना शंकालू नहीं बल्कि वह मिनी टेप रिकॉर्डर होगा जिससे अभी तक शैतान राग निकलकर शंकालू के कानों में बज रहा है और उसे शैतान बनाए हुए है। जब मैंने वैरागी की बात पर ध्यान दिया तो ये बात मेरी समझ में आई। तुम्हारी समझ में आई बात काम आ गई। तुम्हारा दोस्त ठीक हो रहा है, और जब मामला पूरी तरह ठीक हो गया है तो पुलिस भी आ रही है। मैं चलता हूँ। और फिर डोगा वहाँ नहीं रुका। मुंबई, फिल्मी कलाकारों की नगरी। इस नगरी का इतिहास गवाह है कि इसने सैकड़ों कलाकारों को ज़मीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया। यही कारण है कि रोज़ हज़ारों नए कलाकार यहाँ काम मांगने पहुंच जाते हैं। नाम क्या रहे तेरा? वैराग सेन। चौपन से आया हूँ हुजूर, संगीतकार बनने के लिए। आपका बहुत नाम सुना है इसलिए आपके पास आया हूँ। क्या आता है तेरे को? हुजूर, सारे राग अच्छी तरह गा लेता हूँ। मैं आपको एक राग सुनाता हूँ। अबे यहाँ खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? बाहर खड़े गुंडों को बुलाओ और इसका मुंह बंद कर। हाय! भाग जा, फिर कभी इधर नजर आया तो गोली मार दूंगा। आड़ू मौलिक साहब ने मेरी नहीं सुनी। कोई बात नहीं, मेरी कोई तो सुनेगा। आखिर मैं चौपन से आया हूँ। लेकिन वैराग सेन को कोई सुनने को तैयार नहीं था। भगाओ इसे यहाँ से। भाग जा यहाँ से। अगर तूने अपना राग सुनाने की कोशिश की तो मैं अपने आप को गोली मार लूँगा। आतंक का पर्याय बन गया वैराग सेन। सो जाइए पतिदेव, नहीं तो वैराग सेन आ जाएगा। भाग रे भाग। क्यों रे, कोई भाई आया है क्या? भाई नहीं रे, वैराग सेन तेरे को अपना राग सुनाने आया है। फिर तो भाग। सल्लू बेटा, तूने अपनी गाड़ी 5 आदमियों पर क्यों चढ़ाई? क्या तूने पी रखी थी? नहीं, मैं वैराग सेन के राग से बचकर भाग रहा था। घबराहट में एक्सीडेंट कर बैठा। फिर तो तेरा कोई कसूर नहीं। जा, 950 रुपये जुर्माना भर दे और मौज कर। आजकल मुंबई में कोई संगीतकार नहीं दिख रहा। कहाँ गए सारे? वैराग सेन से डरकर आधे विदेश भाग गए और आधे पागल खाने पहुँच चुके हैं। इस वैराग सेन का कुछ करना होगा, वरना वह हमें भी पागल खाने पहुँचा देगा। हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसके लिए तो हमें अब्बू सलीम को सुपारी देनी होगी। वही उसे फिट कर सकता है, क्योंकि वह जन्म से बहरा है। इस तरह हम सब ने मिलकर बहरे अब्बू सलीम को वैराग सेन की सुपारी देकर उससे अपना पीछा छुड़ा ही लिया। अब्बू सलीम ने उसके हाथ पांव बांधकर उसे समुद्र के शार्कों से भरे हिस्से में फेंक दिया था। पता नहीं वह वहाँ से कैसे जिंदा वापस आ गया। उसका जिंदा लौटना हैरानी की बात तो है ही, साथ ही ये भी हैरत की बात है कि आखिर उसके रागों और वाद्य यंत्रों में अनोखी शैतानी ताकत कहाँ से आ गई। ये बात तो वैराग सेन और वैरागी ही बता सकता है, और ऐसा वह तभी करेगा जब मैं उसे अपने शिकंजे में जकड़ लूँगा। गमराज वैरागी को अपने शिकंजे में कसने की और लोग उससे बचने की तैयारी में जुटे हुए थे। मुंबई के सारे संगीतकारों ने इस हॉल में इकट्ठा होकर पुलिस प्रोटेक्शन ले ली है। क्या बात है? वैराग सेन और वैरागी का सबसे पहले इन्हीं से पाला पड़ा था। इन्होंने ही उससे छुटकारा पाने के लिए उसे समुद्र में फेंकवाया था। इसलिए इन्हें डर है कि वह इन पर हमला करेगा। इसलिए हम हॉल के अंदर मौजूद मुंबई के सभी संगीतकारों की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ मौजूद हैं, और हमें हिदायत मिली है कि वैरागी किसी भी तरह इस हॉल के अंदर ना पहुँच पाए। इससे क्या होगा? वह बाहर से अपने राग छेड़कर अंदर मौजूद संगीतकारों पर हमला कर सकता है? नहीं कर सकता। यह पूरा हॉल साउंड प्रूफ है। बाहर अगर परमाणु बम भी फोड़ दिया जाए तो अंदर उसकी आवाज़ नहीं पहुँचेगी। सर, यह मोहतरमा बड़ी देर से अंदर जाने के लिए ज़िद कर रही हैं। कहती हैं ये अंदर हॉल में मौजूद संगीतकार कदीम की माँ है। किसी की माँ को रोकना ठीक बात नहीं है। ये कदीम की ही माँ नहीं, मेरी भी माँ है।
तुम्हारी भी माँ है, हम सबकी माँ है, इन्हें अंदर जाने दो। जीता रहे बेटा। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है। संगीतकार कदीम तो लंदन में मौजूद है। रोको उसे। अब रोकना बहुत मुश्किल है। वैरागी को अपने असली रूप में आते ही वैरागी ने अपना हमला शुरू कर दिया। मैं इस तरह सामने आकर हॉल में मौजूद अपने दुश्मन संगीतकारों को सावधान करना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मुझे सामने आने के लिए मजबूर कर दिया। अब भुगतो। ई आई मेरा पेट। अबे पेट छोड़कर बंदूक पकड़ और उसे वैरागी पर चला। बंदूक तो मैंने पकड़ रखी है साहब जी, लेकिन उसे चलाने का टाइम नहीं है। उसे टॉयलेट में जाकर चलाऊंगा। मेरे हाथ में बंदूक पहले ही नहीं छूट जाती तो मैं उसे चला देता हुजूर, क्योंकि अब मुझे टॉयलेट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने अपने अनोखे राग के प्रभाव से हमारे पेट खराब कर दिए हैं। अब हम उसे नहीं रोक सकते। कोई बात नहीं, इसे रोकने के लिए मैं हूँ, और मैं भी हूँ। डोगा और गमराज, तुम एक बार फिर मेरा रास्ता रोकने आ गए, और तुम पर भी मेरे राग पेट खराब का भी असर नहीं पड़ रहा, जबकि इस राग की खासियत है कि उसे जो सुनता है उस पर इसका असर होता ही है। लगता है तो इस चीख के साथ ये कहना चाहता है कि हम पर तेरे राग का असर क्यों नहीं हो रहा। थड़ाक चटाक। हमने अपने कानों को अच्छी तरह से बंद कर रखा है, तेरे राग की आवाज़ हमारे कानों तक पहुंच ही नहीं रही। अब तेरा किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म होगा। नहीं डोगा, क्योंकि मेरे पास इसका भी इलाज है। राग पत्थर के रूप में जो इंसान के कानों पर नहीं बल्कि उसके शरीर के रोम छिद्रों से शरीर में प्रवेश करता है और जल्द ही आदमी के अच्छे खासे शरीर को पत्थर का बना देता है। ओह, ये मुझे क्या हो रहा है? ये कपकपी कैसी? मेरा शरीर जड़ सा होता महसूस हो रहा है। राग पत्थर का असर डोगा पर भी हो रहा था। उफ, मेरा सारा जिस्म पत्थर की तरह सख्त होता जा रहा है। गन मेरे हाथ से निकल गई है। उफ, इसका मतलब इस बार भी ये हमें मात देकर निकल जाएगा। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। यह मौत से नहीं बच सकता। डोगा के एक दूसरे पर जमे जबड़े इस बात का सबूत थे कि उसे अपनी एड़ी चोटी की ताकत लगानी पड़ रही है। उस हाथ को उठाने के लिए जिसमें थमी थी उसकी अल्ट्रासोनिक डॉग विसिल, डोगा के हाथ जल्दी सफलता लगी। डोगा के मुंह में वह विसिल पहुंच चुकी थी, जिसके बसते ही डोगा की सहायता के लिए आ पहुंचती है कुत्ता फौज। डोगा ने सही समय पर अपनी कुत्ता फौज को बुला लिया। अब ये वैरागी को सफल नहीं होने वाँ 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 देगी। चीख के आगे सब कुछ भूल गया वैरागी। लेकिन सिर्फ कुछ पलों के लिए। तेरे ये कुत्ते तेरे दुश्मन का मांस नोचते हैं, इस बात पर बहुत नाज है ना तुझे। आज तेरा ये नाक धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि ये कुत्ते आज तेरा और गमराज का ही मांस नोचेंगे, मेरे राग विद्रोही की धुन से प्रभावित होकर। वैरागी ने जिस बात का दावा किया था वह उसके राग शुरू करते ही सच हो गई। ओह, कुत्ता फौज उसके राग से प्रभावित होकर मेरी और डोगा की तरफ पलट चुकी है, हम पर हमला कर देने के लिए। आओ आओ, उफ, तेरी वफादार कुत्ता फौज तुझे और गमराज को नोच रही है डोगा, और तुम दोनों बचने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम दोनों को मेरे उस राग ने पत्थर बना दिया है जो शुरू तो मेरे गले से हुआ था, लेकिन अब इस मिनी टेप रिकॉर्डर से गूंज रहा है। जब तक इस टेप रिकॉर्डर की कैसेट खत्म होगी तब तक ये कुत्ते तुम दोनों की बोटी बोटी नोच डालेंगे, इसलिए तुम दोनों मरो। मैं चला इस हॉल में मौजूद संगीतकारों को अपने वे राग सुनाने जो उन्हें या तो पागल खाने पहुँचाएंगे या फिर शमशान। उफ, वैरागी को रोकने का अब कोई रास्ता नहीं। यमुंडा को पुकारने का एक रास्ता था, लेकिन वह भी बंद हो चुका है। उस मिनी टेप रिकॉर्डर से बसते राग ने शरीर के साथ साथ गले को भी जाम कर रखा है। आवाज़ निकल ही नहीं रही। बहुत मुश्किल हो गई। मुश्किल डोगा के सामने भी खड़ी थी। कुत्ते गमराज के साथ साथ मेरे जिस्म को भी नौचे दे रहे हैं और बचने का कोई रास्ता नहीं। सामने जो मिनी टेप रिकॉर्डर रखा है उससे निकलती आवाज़ शरीर को बाल बराबर भी हिलने नहीं दे रही। काश मेरे गले से आवाज़ निकल पाती तो मैं इन कुत्तों को समझाने की कोशिश कर सकता था। 1 मिनट, शायद अभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि मेरे मुंह में अभी भी डॉग विसिल मौजूद है। बस मुझे इसमें हवा फूंकनी है, और उम्मीद करता हूँ कि मेरे जिस गले से आवाज़ नहीं निकल रही उससे इतनी हवा ज़रूर निकल जाएगी कि डॉग विसिल बच जाए। और साथ ही ये उम्मीद करूँ कि डॉग विसिल की आवाज़ आसपास घूमते उन दूसरे कुत्तों के कानों में पहुँच जाए जिन पर वैरागी के विद्रोही राग का असर नहीं हुआ है। और वे यहाँ पहुँच गए। अब ये कुत्ते हमें नोचने वाले कुत्तों से भिड़ गए। अच्छा हुआ वैरागी यहाँ नहीं है, वरना वह इन कुत्तों को भी अपने राग से हमारे खिलाफ कर देता। इन कुत्तों की वजह से मेरी और गमराज की जान बच गई। लेकिन असली बात तो
तब बनेगी जब कोई कुत्ता मेरी समस्या समझकर मिनी टेप रिकॉर्डर को तोड़ेगा, जिसकी आवाज़ ने हमें पत्थर बना रखा है। एक समझ गया। शाबाश बेटा। डोगा और गमराज सामान्य हुए और तुरंत ही हॉल के अंदर की तरफ भाग खड़े हुए। कुत्ते ने उस मिनी टेप रिकॉर्डर को तोड़ डाला, लेकिन अंदर अब उनके करने के लिए कुछ भी नहीं था। ओह, वैरागी तो यहाँ से निकल गया और अपने पीछे छोड़ गया अपने खतरनाक रागों की ये निशानियाँ। इनमें से ज़्यादातर संगीतकार पागल हो गए हैं, उन्हें तुरंत ही अस्पताल पहुँचाना होगा और ये काम तुम पुलिस को बुलाकर कर सकते हो। छनाक, जल्दी। वैरागी ने तो नाक में दम कर रखा है। अच्छी मुसीबत है, उसके राग ना सुनो तो मुश्किल और सुन लो तो मुश्किल। हमें वैरागी के घातक संगीत से बचना होगा और उसके लिए मेरे पास कुछ उपाय हैं कमिश्नर साहब। आपको बस उन उपायों को शहर में अमल कराने का आदेश देना होगा। वैरागी के रागों से बचने के लिए गमराज के उपाय कमिश्नर को खूब जचे। फलस्वरूप, भाई मेरे सड़क से हट, मैं इतनी देर से हॉर्न बजा रहा हूँ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? ओ माफ़ करना भाई साहब, मैंने कानों में साउंड प्रूफ ईयर प्लग लगा रखे ना, इसलिए मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और मैं ही क्या, वैरागी के रागों से बचने के लिए शहर का बच्चा बच्चा कानों में ऐसे ईयर प्लग और शरीर पर आवाज़ को काफ़ी हद तक रोक देने वाले कपड़े की ड्रेस पहने घूम रहा है। कानों में साउंड प्रूफ ईयर प्लग लगाने का आइडिया एकदम ज़ोरदार है गुरु, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हम शादीशुदा लोगों को हो रहा है। बीवी जो मर्जी हो बोलती रहे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लोग वैरागी के रागों के डर से मुक्त हो गए थे और इसी बात ने वैरागी को आग बबूला कर दिया था। मैं अपने राग को किसी को नहीं सुना सकता क्योंकि सभी ने अपने आप को साउंड प्रूफ कर लिया है। यह अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। अपने राग किसको सुनाऊं? ओह, समुद्र में आए ज्वार का ये पानी मुझे डुबो देगा, मुझे यहाँ से हट ही आना चाहिए। आओ, मिल गया, मिल गया, मेरे रागों को सुनने वाला मिल गया। वैरागी के रागों को सुनने वाला कौन था? मुंबई वासियों को जल्दी उसका पता चलने वाला था। ओह, समुद्र से पानी का ये जबरदस्त रेला हमारी तरफ बढ़ता आ रहा है, भागो इससे बच्चों। उफ, ये अचानक समुद्र का पानी सड़कों पर कैसे आ गया? मेरी वजह से। राग मलार समुद्र के पानी के इस रेले को सड़कों पर लाया और इतने पर ही बस नहीं होगा, अभी तो आग भी सड़कों पर आएगी, राग दीपक की मदद से। आओ। ओह, अचानक ही सारी इमारत धुआं करके जल उठी। उफ, तेज़ हवा ने आग को और भड़का दिया है। अब आग इस चाल तक भी पहुंच गई है। मुंबई का नाश करने वाला सड़क पर आ ही गया था, तो फिर भला मुंबई के रखवाले क्यों ना आते? आग, पानी, हवा। ओह, अपने रागों का ये अब खतरनाक इस्तेमाल करने लगा है। आग, पानी, हवा सब इसके इशारे पर नाच रहे हैं। एक मिनट, इन तीनों चीज़ों का नचाने का तरीका तो मेरे पास भी है, उन देव बालकों के रूप में जिनके नाम हैं लौ, फूंक और छींट। जल्दी आओ, कमराज को तुम्हारी आवश्यकता है। लौ, फूंक और छींट को उसके पास पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगी। बिना कोई छड़ गवाए वे तीनों देव बालक मुंबई में फैली इन समस्याओं को हल करने में जुट गए। वैरागी भी चकित रह गया लौ, फूंक और छींट के कारनामे देखकर। ओह, इन तीनों बच्चों ने आग, पानी और हवा तीनों को काबू में कर लिया। ये तो मेरा सारा खेल बिगाड़ देंगे। अपने रागों से सबसे पहले इन्हें अपने वश में करना होगा। उफ, भड़ाक। इन बच्चों की तरफ टेढ़ी नज़र मत कर वैरागी, ये देव बालक है, तेरे राग इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर ये बच्चे देव बालक है तो साधारण मेरे राग भी नहीं, मैं इन्हें वरदान के रूप में हासिल किया है। ओह, ये अपने रागों के बारे में कुछ बता रहा है। मुझे अपने कानों से ईयर प्लग हटाकर इसकी बातें सुनने का रिस्क उठाना होगा। मेरी किस्मत ने मुझे बचाया। हालांकि जब अबू सलीम ने मुझे समुद्र में फेंका था तो मैं समझ गया था कि मेरा मरना पक्का है, लेकिन मेरी किस्मत में मौत नहीं, कुछ और ही लिखा था। इसलिए समुद्र में डूबते वक्त मुझे कुछ तिनकों का सहारा मिल गया। जल्दी मैंने अपने आप को एक निर्जन और सुनसान टापू पर पाया। मेरे एकदम दुबले पतले शरीर के कारण लकड़ी के टुकड़ों से मेरा काम चल गया। उन्होंने मुझे डूबने से बचाया और मुझे समुद्र की लहरों के बीच बहाते न जाने कहाँ ले गए। जल्द ही मैंने अपने आप को एक निर्जन और सुनसान टापू पर पाया। मैं सुरक्षित था और समुद्र के जानलेवा पानी से बाहर था। ये देखते ही मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो गया। ये पेट दर्द किसी बीमारी या भूख का नहीं था, बल्कि गाने की हुड़क का था। फिर क्या था, मैं शुरू हो गया। मेरे रागों पर वह सारा टापू झूम उठा। मेरे रागों पर झूमते हुए पेड़ पौधों ने अपने फल और फूलों की मुझ पर बारिश कर दी। इससे मेरा उत्साह और बढ़ा। मैं दुगने जोश से अपने तरह तरह के राग अलापने लगा। सॉरी। मैं ऐसे ही कितने दिनों तक अपने राग अलापता रहा और ना जाने कितने दिनों तक और अलापता रहता, अगर एक दिन वह आश्चर्यजनक दृश्य मेरी आंखों के सामने न आया होता। बस 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 संगीतज्ञ महोदय, बस। उन सुंदरियों को देखकर मैं अपना राग अलापना भूल गया। तुम कौन? हम जल परियां हैं संगीतज्ञ महोदय। इस टापू के नीचे हमारी नगरी है।
बहुत दिनों से हम आपका गायन सुन रहे हैं। आज जब हमसे नहीं रहा गया तो हम आपके दर्शन के लिए आ गए। ओह, यानी तुम्हें मेरे राग बहुत भाए हैं। बैठो, मैं तुम्हें और अच्छे अच्छे राग सुनाता हूँ। नहीं, हमारा तात्पर्य है कि अब हम आपके रागों को सुनने का सौभाग्य नहीं पा सकते, क्योंकि हमने आपको यहाँ से भेजने का निर्णय कर लिया है। आपको जाना होगा। क्यों जाना होगा? बड़ी मुश्किल से तो मुझे श्रोता मिले हैं और तुम चाहती हो कि मैं उन्हें छोड़कर चला जाऊँ? मैं अब इस संसार में हरगिज़ नहीं चाहूँगा जहाँ मुझे कोई सुनने वाला नहीं। मैं तो यहीं रहूँगा। अगर हम ऐसा प्रबंध कर दें कि संसार में मनुष्यों को आपके रागों को सुनने के लिए विवश होना ही पड़े, तो क्या अब आप तो क्या तब आप चले जाएंगे? क्या तुम्हारे पास ऐसा करने की शक्ति है? हाँ, हम जल परियों के पास असीमित शक्तियाँ हैं, परंतु फिर भी हम ना तो किसी का हृदय दुखाती हैं और ना किसी को कोई कष्ट पहुँचाती हैं। इसलिए हम आपके रागों में चमत्कारी शक्ति डाल देते हैं। इस चमत्कारी शक्ति के कारण आप जो भी राग आलापेंगे उसका प्रभाव तुरंत होगा। आपके रागों को सुनने वालों की भीड़ लग जाएगी। मेरे रागों में चमत्कारी शक्ति का प्रभाव डालकर उन जल परियों ने मुझे वापस भेज दिया, लेकिन उन्हें क्या मालूम था अपने रागों में चमत्कारी प्रभाव पाकर मैंने लोगों को अपने रागों से मंत्र मुग्ध करने का नहीं, बल्कि उन्हें आतंकित करने का फैसला कर लिया है। और मैंने ऐसे बहुत से नए रागों का निर्माण किया है जिनके बल पर मैं सारी दुनिया में आतंक फैला दूंगा। मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, ना ये बच्चे और ना तुम दोनों। उफ, ये सही कह रहा है डोगा। अब तो भागने में ही भलाई है। डोगा, भागो और सारी दुनिया को यह कहने का मौका दे दो कि जीना है तो जुल्म के आगे झुको, जुल्मी के तलुओं को चाटो। डोगा सुनो तो। उफ, कुछ नहीं सुनेगा डोगा, क्योंकि सुनने में नहीं लड़ने में ही विश्वास रखता है डोगा। तब 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 इसलिए डोगा लड़ेगा तब तक जब तक मामला आर पार नहीं हो जाता। मुझे भी इस मामले को सिर्फ पार करना है, उसके लिए मेरा यहाँ से भागना बहुत ज़रूरी है। यमुंडा, आज्ञा स्वामी। सुपर 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 से भी सुपर स्पीड रॉकेट बन जा और मुझे यहाँ से ले चल। मैदान छोड़कर भागने की बहुत जल्दी पड़ी है स्वामी को। खैर मुझे क्या, मुझे तो उनकी आज्ञा का पालन करना है। हा हा हा, एक तो भाग गया। अकलमंदी की उसने, भागकर अपनी जान बचा ली। तुम बेवकूफ़ हो जो अभी भी मेरे सामने खड़े हो मरने के लिए। एक अनोखा राग अलापना शुरू किया वैरागी ने, और उस राग का प्रभाव सिर्फ अनोखा ही नहीं बल्कि हैरत अंगेज और हौलनाक भी था। ओह, वैरागी के राग ने पानी, आग और हवा को मिलाकर एक अजीब सा शैतान तैयार कर दिया है। बिना कोई पल गंवाए इसे ख़त्म करना होगा। ई त त त बूम। डोगा की तरह ही लौ फूंक छीट ने भी उस अनोखे शैतान को ख़त्म करने में अपनी सारी ताकत लगा दी थी, लेकिन जैसे डोगा सफल नहीं हुआ था वैसे ही वे तीनों भी सफल नहीं हुए। और जब डोगा के साथ साथ वे भी उस अनोखे शैतान के वार का शिकार हो गए, तुम इससे किसी भी तरह नहीं बच सकते, क्योंकि जो राग इसका निर्माता है वो किसी मिनी टेप रिकॉर्डर से नहीं बल्कि मेरे कंठ से निकल रहा है, और मेरे कंठ को अवरुद्ध कर पाओ ये राग शैतान तुम्हें इतना मौका नहीं देगा। इसलिए कुछ मत करो डोगा, मरो, सिर्फ मरो। लौ, छींट और फूंक को चित कर चुका था वह भयंकर शैतान। अब डोगा की बारी थी। और डोगा को अब चित होने में ज़्यादा देर नहीं लगनी थी। अनोखा शैतान प्रचंड हो रहा था। वैरागी के कंठ से निकलते राग की प्रचंडता के साथ साथ निश्चय ही ये क्षण डोगा की जिंदगी के आखिरी क्षण थे, लेकिन उसी क्षण में ही अचानक वैरागी का राग उसके गले में ही घुटकर रह गया। इसी के साथ वैरागी की आंखें आश्चर्य से फटती चली गईं। ये मेरे गले को क्या हो गया? मेरी आवाज़ मेरे गले से क्यों नहीं निकल रही? कैसे हो रहा है ये? हमारे कारण हमने तुम्हारे गले को इस तरह से अवरुद्ध कर दिया है कि अब उसमें से राग तो क्या, तुम्हारी वास्तविक आवाज़ भी नहीं निकल पाएगी। रानी जलपरी को यहाँ देखकर तेरी आंखें हैरत से फटी जा रही हैं वैरागी। मैं यहाँ लेकर आया हूँ। जब तूने मुझे इनके बारे में बताया तभी मैं समझ गया था कि तेरे खतरनाक रागों का तोड़ यही रानी जलपरी है, जिन्होंने तुझसे छुटकारा पाने के लिए तेरे रागों में चमत्कारी शक्ति भर दी थी। ऐसा इन्होंने तेरी ही भलाई के लिए किया था, लेकिन तूने उसमें अपना शैतानी दिमाग घुसेड़कर उस शक्ति का दुरुपयोग किया। हालांकि ये बात समझाने के बाद भी रानी जलपरी इसलिए साथ आने को तैयार नहीं थी क्योंकि शक्ति संपन्न होने के बाद भी इन्होंने ना तो आज तक किसी का दिल दुखाया है और ना किसी को कोई कष्ट पहुँचाया है। लेकिन जब मैंने इन्हें ये समझाया कि उनकी दी हुई शक्ति से वैरागी सारी मानवता को कष्ट पहुँचा रहा है, तो ये मेरे साथ आने को राज़ी हो गई। शायद इसलिए तुम यहाँ से भागे थे। हाँ डोगा भाई, कभी कभी जंग जीतने के लिए एक कदम पीछे खींचने में भी समझदारी होती है, लेकिन डोगा की जीत तभी होती है जब उसका बारूद उसके दुश्मन का सीना चाक कर देता है।
दुश्मन का सीना चाक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शैतान का राग बंद होते ही अनोखा शैतान भी खत्म हो गया। वो देखो, गमराज के दुश्मन का भी सीना चाक हो, यह गमराज को हरगिज़ मंजूर नहीं। धन्यवाद रानी जलपरी। दुश्मनों के गम में भी गमगीन होने की यह आदत अच्छी नहीं गमराज, छोड़ दो इसे, क्योंकि दुश्मन वह समस्या है जिसे जड़ से समाप्त ना किया जाए तो वह नासूर बन जाती है। डोगा का नज़रिया अलग था और गमराज का अलग, और अपना नज़रिया कोई भी बदलने को तैयार ना था। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स में गमराज सीरीज़ की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।